नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चे, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा मैं आपको 1857 का विद्रोह पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको पिछली क्लास में राजनीतिक कारण को बखूबी समझाया था। अब हमें समझना है आर्थिक कारण। देखिए, आर्थिक कारण का मतलब है रुपए, पैसे, व्यापार, व्यवसाय। तो चलिए समझते हैं कि आर्थिक कारण क्या था। एक बात आपको सभी बच्चों को याद रखना है कि भारतीयों के धन का, यहां पर केयर कीजिएगा, आर्थिक कारण में क्या था कि भारतीयों के धन का निष्कासन, निष्कासन मतलब निकलना, निष्कासन। क्लियर है? यहां सभी बच्चे याद रखेंगे कि भारतीयों के धन का जो निष्कासन हो रहा था, निकलना हो रहा था बच्चे, वो बहुत तेजी से हो रहा था। और कहां जा रहा था? वो जा रहा था इंग्लैंड। ठीक है, तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि भारतीयों के धन का निष्कासन तीव्र गति से इंग्लैंड हुआ, तीव्र गति से इंग्लैंड हुआ। इसका मतलब है कि भारत में जो रुपए पैसे कमाते थे, ठीक है बच्चे, भारतीयों के धन का निष्कासन तीव्र गति से कहां हुआ बच्चे? इंग्लैंड में हुआ। यानी अंग्रेजों की नीति यह थी कि जब वो भारत में शासन कर रहे थे तो भारत के जितने भी संसाधन थे, रुपए पैसे वगैरह जितनी कमाई करते थे, वो सब कहां चला जाता था? इंग्लैंड। तो हमने ये देखा कि भारतीयों के धन का बहुत तेजी से निष्कासन कहां हो रहा था? इंग्लैंड हो रहा था। और कहीं ना कहीं भारतीय जनमानस गरीबी के दलदल में फंसती जा रही थी, भूखमरी, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। तो धन का निष्कासन ने भी आर्थिक कारण के रूप में इस विद्रोह में महत्वपूर्ण क्या की थी? भूमिका निभाई थी। क्लियर है? अच्छा, फिर क्या हुआ बच्चे कि जो भारत का गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, उसने क्या किया कि माफी और इनाम में मिली हुई भूमि को भी छीन लिया। इस बात को सभी बच्चे याद रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेंटिक ने माफी में, अगर किसी को जमीन मिलती थी, एवं इनाम में, अगर मान लीजिए किसी को इनाम में जमीन मिली है, क्लियर है, तो बेंटिक ने माफी एवं इनाम में दी गई भूमि को, इनाम में दी गई भूमि को छीन लिया, दी गई भूमि को छीन लिया। तो जिन लोगों से भूमि को छीना वो लोग क्या हो गए? गरीब होते गए। तो आपको इस बात को भी याद रखना है कि जिस तरह से भारतीयों के धन का निष्कासन हो रहा था, उसी तरह बेंटिक ने माफी और इनाम में दी गई भूमि को भी क्या कर लिया? छीन लिया, जिससे बहुत लोग भूमिहीन हो गए, उनके पास जमीनें नहीं थी। तो ये भी तो आक्रोश बढ़ता जा रहा था उनके अंदर। अच्छा, फिर याद रखेंगे कि इन लोगों ने क्या किया? कृषि में भी गलत नीतियां अपनाई। याद रखेंगे कि अंग्रेजों ने क्या किया था? कृषि में भी गलत नीतियों को अपनाया था, जो मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि कृषि में भी गलत नीतियों को अपनाया, गलत नीतियों को अपनाया। तो बच्चे, गलत नीतियों को अपनाने के कारण क्या हुआ कि कृषि क्षेत्र भी धीरे धीरे टूटती गई, कमजोर होती गई। और इन नीतियों के कारण बड़े पैमाने पर किसान जो हैं बच्चे, भूखमरी और बेरोजगारी के क्या हो गए? शिकार हो गए। तो आर्थिक कारण में हमें इन कारणों को बखूबी समझना है। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई? चलिए, अब हम आर्थिक कारण से आगे बढ़ते हैं बच्चे, और एक और महत्वपूर्ण कारण पर चलते हैं जो हर एक देश में बहुत मतलब समझो बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से पाया जाता है हर एक देश में। और वो कारण क्या था? धार्मिक कारण था। तो चलिए, आर्थिक कारण के बाद हम अगले कारण की ओर रुख करते हैं, और हमारा अगला कारण क्या है? धार्मिक कारण। यहां सभी बच्चे केयर कीजिए। अब हमें सीखना है धार्मिक कारण। याद रखिए, धर्म की भूमिका उस समय समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण थी और बहुत ही गहरी थी। तो हमें देखना है कि आखिर अंग्रेजों ने ऐसा कौन सा काम किया जो धार्मिक कारण में बदला, और जिससे 1857 का विद्रोह भी बहुत तेजी से फैला। तो बच्चे याद रखिएगा कि अंग्रेजों का धर्म जो था वो ईसाई धर्म था। तो इस समय ईसाई धर्म प्रचारक भी भारत में आ चुके थे, लेकिन भारतीयों का तो अपनी धर्म और संस्कृति पहले से थी, तो वो ईसाई धर्म को क्यों अपनाए? लेकिन ईसाई धर्म के प्रचारक जब प्रचार कर रहे थे तो इसमें अंग्रेजों ने अपना पूर्ण सहयोग दिया। इसका मतलब है, जब अंग्रेजों ने पूर्ण सहयोग दिया ईसाई धर्म के प्रचार में, तो भारत के लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ भी नफरत क्या हुआ? बढ़ता रहा। तो सभी बच्चे याद रखेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको याद रहने चाहिए कि अंग्रेजों ने ईसाई धर्म के प्रचार में, अंग्रेजों ने
ईसाई धर्म के प्रचार में अपना पूर्ण सहयोग दिया। प्रचार में क्या किया बच्चे इन लोगों ने, अंग्रेजों ने अपना पूर्ण सहयोग दिया। तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारत के लोगों को धार्मिक रूप से तोड़ा गया। तो अगर ईसाई धर्म के प्रचार में अंग्रेज अगर अपना सहयोग देंगे तो जाहिर है कि भारत के लोगों में गुस्सा बढ़ेगा ही। क्लियर है? अच्छा, तो इन्होंने पूर्ण सहयोग दिया था। तो बच्चे हम समझ सकते हैं कि इस तरीके से लोग क्या हुए, धार्मिक रूप से टूटते गए, क्योंकि यहाँ ईसाई धर्म के प्रचार को अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अपना पूरे तरीके से सहयोग दे रहे हैं। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए अब हम धार्मिक कारण से आगे बढ़ते हैं और दूसरे महत्वपूर्ण कारण पर चलते हैं, और वो क्या है हमारा सामाजिक कारण। तो चलिए बच्चे अब जरा देखें कि सामाजिक कारण क्या था, क्योंकि हमने राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और धार्मिक कारण तो देख लिया। अब सामाजिक कारण क्या था? तो बच्चे याद रखिएगा कि सामाजिक कारण में क्या था, भारत के लोगों का मजाक उड़ाना। इस बात को याद रखिएगा कि अंग्रेज क्या करते थे बच्चे, कि अंग्रेज भारतीयों का काली चमड़ी कहकर मजाक उड़ाते थे। कहकर क्या उड़ाते थे बच्चे? मजाक उड़ाते थे। तो जरा सोचिए कि अगर आप किसी को काली चमड़ी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उसको गलत कह रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। तो याद रखेंगे कि अंग्रेजों ने क्या किया कि भारतीयों को काली चमड़ी कहकर उनका मजाक उड़ाया। ये भी बच्चे भारतीयों में क्या हुआ, घृणा का भाव बढ़ता रहा। अच्छा, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, पहले याद रखिएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था बच्चे। तो जब ये गवर्नर जनरल बना था तो विलियम बेंटिक सुधारवादी प्रवृत्ति का था। क्या था ये? सुधारवादी प्रवृत्ति का था। इसने भारत में कुछ प्रथाओं में सुधार करने की कोशिश की और उन प्रथाओं को रोकने की कोशिश की। लेकिन ये जो प्रथाएं थी ये भारतीय जनमानस की प्रथाएं थी। भारत के लिए लोगों के लिए ये प्रथा क्या थी? अच्छी थी। लेकिन जब विलियम बेंटिक ने इन प्रथाओं पर रोक लगाया तो भारत के लोगों का गुस्सा फिर बढ़ा और अंग्रेजों के प्रति उनमें घृणा का भाव क्या रहा? बढ़ते रहा। तो हमें यह देखना है कि बेंटिक ने किन सामाजिक प्रथाओं पर रोक लगाया था। स्पष्ट है? तो याद रखिएगा कि बेंटिक ने सती प्रथा। बच्चे सती प्रथा का मतलब है कि जब पति की मौत हो जाती थी तो उसकी चिता पर पत्नी को भी बैठा करके आग लगाया जाता था। ठीक है? तो सती प्रथा, बाल हत्या, नर हत्या। बाल हत्या, नर हत्या। बाल का मतलब बच्चे की हत्या, नर का मतलब है बड़े की जो हत्या हो रही थी। तो याद रखिएगा कि विलियम बेंटिक ने सती प्रथा, बाल हत्या और नर हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। और नर हत्या पर क्या किया बच्चे? प्रतिबंध लगाया। और प्रतिबंध लगाने के कारण फिर क्या हुआ कि भारतीय जनमानस का गुस्सा अंग्रेजों के प्रति क्या रहा? बढ़ता रहा। हालांकि ये प्रथाएं उस समय गलत थी, लेकिन जो समाज में लोग मान रहे थे उनके लिए प्रथाएं सही थी। बस उनका गुस्सा जो है अंग्रेजों पर बढ़ता रहा। फिर क्या किया बच्चे कि डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता दे दी। इससे भी लोग भड़क गए। इस बात को भी याद रखना है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता दिया। डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता दी। उस समय समाज में विधवाओं में उतनी विवाह की प्रचलन नहीं थी, लेकिन डलहौजी ने क्या किया? विधवा विवाह को भी मान्यता दे दी। इससे भी भारत के लोगों का गुस्सा क्या रहा? बढ़ता रहा। फिर बच्चे अंग्रेजों ने क्या किया? पाश्चात्य शिक्षा पर ध्यान दिया। इस बात को भी याद रखिएगा कि अंग्रेजों ने अपने पश्चिमी शिक्षा को, बच्चे पश्चिमी को हम पाश्चात्य कहते हैं, तो आपको यह भी याद रखना है कि अंग्रेजों ने फिर क्या किया? पाश्चात्य शिक्षा पर ध्यान दिया। इसका मतलब है उन्होंने भारत के शिक्षा पद्धति की ओर ध्यान नहीं दिया और अपने अंग्रेजी शिक्षा को, पाश्चात्य शिक्षा को भारत में फैलाने का क्या किया? प्रयास किया। इससे भी क्या हुआ कि भारत के लोगों का गुस्सा क्या रहा? बढ़ते रहा। उसके बाद ये लगान वसूली भी बहुत क्रूरता से करते थे। याद रखिएगा कि अंग्रेज जो हैं लगान की वसूली भी
कठोरता से करते थे, वसूली भी कठोरता से करते थे, कठोरता से करते थे। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखिएगा कि अंग्रेज जो है वो लगान की वसूली भी बहुत क्या करते थे, कठोरता से करते थे। कृषकों को लाठी डंडे से पिटवाते थे, अभद्र व्यवहार करते थे, उनके गांव जला दिया करते थे। तो कहीं ना कहीं इन चीजों से भारत के लोगों में अंग्रेजों के प्रति क्या हुआ, विद्रोह की भावना बढ़ती रही। तो आपने देखा बच्चे, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, ये सारे कारण लंबे समय से भारतीय जनमानस के मन में पलते रहे। और जैसे 1857 का विद्रोह हुआ, ये सारे लोग विद्रोह में शामिल हुए, तभी जाकर ये विद्रोह क्या बन गया बच्चे, ये विद्रोह पूरा का पूरा एक जन विद्रोह, या हम ऐसे कहें ये क्या बना, एक नागरिक विद्रोह बना। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए यहां पर हमने क्या किया कि दीर्घकालीन कारण को बखूबी समझा। अब हमें समझना है तात्कालिक कारण को। बच्चे आप सभी जानते हैं कि चर्बी वाली बात थी, लेकिन हम यहां बखूबी एक एक पॉइंट्स को सीखेंगे। क्लियर है? तो चलिए पहले ये मैं मिटा देता हूं और अब हम चलते हैं तात्कालिक कारण की ओर और देखते हैं कि आखिर ऐसी क्या तात्कालिक कारण थी जिससे 1857 का विद्रोह क्या हुआ, भड़क गया। पूरी बात समझ में आ गई? चलिए बच्चे हम आते हैं तात्कालिक कारण की ओर। तात्कालिक कारण का मतलब है उस समय के कारण, ठीक है, तात्कालीन कारण। तो बच्चे जो तात्कालिक कारण है तो याद रखेंगे तात्कालिक कारण, तो पहले एक पॉइंट में याद रखिएगा, गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस, गाय एवं सुअर की चर्बी वाला कारतूस। क्लियर है बच्चे? सबसे पहले इस बात को आपको याद रखना है, कारतूस का प्रयोग याद रखिएगा। इसका कारतूस का प्रयोग क्या होता था, मुंह से काटना पड़ता था। इसे क्या करता था बच्चे, मुंह से काटना पड़ता था, तभी जाकर आप इस कारतूस का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो याद रखना है कि 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण बना वो गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस बना। क्लियर है बच्चे? इस बात को हमें याद रखना है कि पहले जो अंग्रेजी जो सेना थी बच्चे, तो जो अंग्रेजी जो सेना थी, ठीक है, याद रखेंगे कि उन्हें पहले भी राइफल दी गई थी। तो उनकी जो पुरानी बंदूक थी उसका नाम था ब्राउन बैस। क्या नाम था बच्चे? ब्राउन बैस। याद रखिएगा, पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नई बंदूक इनफील्ड दी गई। क्लियर है? इस बात को सभी बच्चे याद रखना है कि उनकी जो पुरानी बंदूक थी उसका क्या नाम था, ब्राउन बैस। क्लियर है? अब जो ये ब्राउन बैस जो था उसके स्थान पर नई बंदूक मिली और उस नई बंदूक का क्या नाम था, इनफील्ड। यहां याद रखना है कि सिपाहियों के पास पहले से बंदूक थी, जो पुरानी बंदूक थी उसका क्या नाम था, ब्राउन बैस। लेकिन ब्राउन बैस की जगह पर अब इन्हें एनफील्ड बंदूक दी गई, राइफल दी गई, और इसमें जो कारतूस लगाया जाता था बच्चे, उस कारतूस को क्या करना पड़ता था, मुंह से काटना पड़ता था, तब आप उसे राइफल में डालते थे। यहां आपको समझ में आई? अच्छा चलिए अब देखते हैं कि आखिर विद्रोह की शुरुआत किस तरह हुई। तो बच्चे 29 मार्च 1857 का वक्त था। क्लियर है? इस बात को याद रखेंगे, 29 मार्च 1857 की यह बात है। क्लियर है? तो 29 मार्च 1857 को बच्चे एक सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था? मंगल पांडे। तो याद रखना है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी का सैनिक, बैरकपुर छावनी का सैनिक, ठीक है, उस सैनिक का नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था बच्चे? मंगल पांडे। स्पष्ट है? तो याद रखना है कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी का एक सैनिक था, जिस सैनिक का क्या नाम था, मंगल पांडे। इस मंगल पांडे ने क्या किया बच्चे, के अपने अफसर के खिलाफ विद्रोह किया। मंगल पांडे ने
अपने अफसर के खिलाफ विद्रोह किया, अपने अफसर के खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि उसे पता चल गया था कारतूस के बारे में। क्लियर है? तो इस बात को याद रखना है आपको कि ठीक 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी का एक सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने क्या किया बच्चे कि अपने अफसर के खिलाफ, जो उसका अफसर था उसके खिलाफ क्या किया, उसने विद्रोह किया। और याद रखिएगा एक जनरल था जिसका नाम था जनरल बाग। ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि जनरल बाग को गोली मार दी। जनरल बाग को मंगल पांडे ने क्या कर दी थी बच्चे, गोली मार दी थी। स्पष्ट है, आप भूलेंगे नहीं। उस व्यक्ति का क्या नाम था, जनरल बाग। तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी का सैनिक मंगल पांडे ने अपने अफसर के खिलाफ क्या कर दिया था बच्चे, विद्रोह किया। और जो जनरल बाग थे, जनरल बाग को क्या मार दी, गोली मार दी। क्लियर है? अच्छा, इसकी जो बटालियन थी वो जान लीजिए कि मंगल पांडे की जो बटालियन थी बच्चे, क्लियर है, तो इसका बटालियन का नाम था 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री था। पूरी बात समझ में आ गई? तो मंगल पांडे के बटालियन का क्या नाम था, 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का जो सैनिक था जिसका क्या नाम था, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने क्या किया बच्चे के जनरल बाग को गोली मार दी और इस चर्बी वाले कारतूस के खिलाफ उसने क्या किया, उसने तुरंत विद्रोह किया। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि अंग्रेजों ने मंगल पांडे को काबू किया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को क्या किया गया, भंग कर दिया गया। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? मेटाओ में इसे, आगे बढ़ू फिर। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां एक एक पॉइंट को हम बखूबी सीखेंगे। याद रखिएगा आपके सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम कॉन्सेप्ट और फैक्ट को एक साथ लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फैक्ट कवर करते चलेंगे और कॉन्सेप्ट को भूल जाएंगे। आजकल प्रश्न बहुत डायनेमिक है बच्चे, तो हमें एक एक प्रश्न पर नजर रखना है। और एक चीज याद रखिएगा, हमारे पढ़ने का तरीका ये नहीं होगा कि मैं आपको सिर्फ फैक्ट बताते चलूं, आप पूरी समझ से चलेंगे। और देखिए बच्चे, मैं कोई डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ाता कि सब कुछ पहले से लिखा है और मैं वहां पर बोलता चलूं, नहीं। इस चैनल पर टीचर आपके लिए मेहनत करेंगे, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन आपको पूरी लिखवाई जाएगी ताकि आप पूरी समझ के साथ अपने एक नोट्स को यहां पर डेवलप कर ले। यहां आपको पूरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और मंगल पांडे से हम बाहर निकलते हैं। तो एक बात याद रखना है बच्चे कि जैसा मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि मंगल पांडे तो पकड़ में आ ही गए, तो 8 अप्रैल 1857 को, क्लियर है? यहां देखिए बच्चे, सभी लोग केयर करेंगे। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को फांसी दी गई। मंगल पांडे को फांसी दी गई। क्लियर है? और इनके बटालियन को भंग कर दिया गया। तो यहां सभी बच्चे इस बात को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है कि कभी आपसे ये एक बात पूछा भी गया था कि मंगल पांडे को कब फांसी हुई थी। तो हमें याद रखना है कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या किया गया बच्चे, पकड़ करके फांसी दे दी गई। तो चलिए, यहां मंगल पांडे तो हमारे इतिहास से चले गए, लेकिन मंगल पांडे ने एक स्टेटमेंट दिया था बच्चे, अभी नहीं तो कभी नहीं। याद रखेंगे कि मंगल पांडे ने क्या स्टेटमेंट दिया था, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब देखते हैं कि विद्रोह की शुरुआत फिर कैसे हुई। क्लियर है? तो चलिए बच्चे, विद्रोह की ओर चलते हैं। अब देखिए, विद्रोह का डेट है 10 मई 1857। स्पष्ट है? दिन कौन था बच्चे? रविवार। रविवार का दिन था और शाम का वक्त था 5 से 6 बजे के बीच। क्लियर है? एक एक पूरी जानकारी हम बखूबी सीखेंगे। तो सभी बच्चे याद रखिए कि 10 मई 1857 का दिन था, रविवार का वो दिन था और ठीक शाम के 5 से 6 बजे के बीच विद्रोह की शुरुआत हो गई।
किसकी शुरुआत हुई बच्चे? विद्रोह की शुरुआत हुई, विद्रोह की शुरुआत हुई। क्लियर है? तो हमें याद रखना है कि 10 मई 1857 को रविवार शाम के 5 से 6 बजे के बीच विद्रोह की शुरुआत हुई। लेकिन प्रश्न है कि यह विद्रोह की शुरुआत कहां हुई थी? तो याद रखेंगे बच्चे, यही विद्रोह की शुरुआत हुई थी मेरठ में। क्लियर है? मेरठ में। स्पष्ट है? तो चलिए, मेरठ में विद्रोह की शुरुआत हुई और किन्होंने विद्रोह किया? तो 20 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 20 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। स्पष्ट है बच्चे? इन्फेंट्री। क्लियर है? तो आप सभी बच्चे याद रखना है कि ठीक 10 मई 1857 को रविवार शाम से 5-6 बजे के बीच, क्लियर है, मेरठ में 20 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से 1857 की क्रांति की क्या हो गई बच्चे? शुरुआत हो गई। यहां तक आपको पूरी बात समझ में आ गई? अब देखिए, अब शुरुआत तो चलो हो गई और 20 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के वो सभी क्या थे? जवान थे। अब बच्चे यहां से जो सेना थी, याद रखिएगा कि 20 ये पैदल टुकड़ी थी। एक बात याद रखना है कि ये क्या थी? पैदल टुकड़ी थी। इस बात को भी हमें याद रखना है कि ये सिपाही जो थे ये पैदल टुकड़ी की सिपाही थी। और इन लोगों ने क्या किया? विद्रोह किया। और 11 मई 1857 को सैनिक कहां पर आ गए? दिल्ली आ गए। यानी ठीक एक दिन बाद 11 मई 1857 को ये जो सैनिक हैं, ये सैनिक दिल्ली पहुंचे। ये सैनिक दिल्ली पहुंचे। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखना है कि 10 मई 1857 को विद्रोह हुआ और ठीक 11 मई 1857 को जितने सैनिक थे वो कहां पहुंच गए? वो दिल्ली पहुंच गए और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक एक दिन बाद बच्चे क्या करते चलिए कि 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर अधिकार कर लिया। आपको पूरी बात समझ में आ रही है? तो 10 मई 1857 को विद्रोह शुरू हुई, 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचे और ठीक 12 मई 1857 को इन्होंने दिल्ली पर क्या किया? अधिकार किया बच्चे। और बहादुर शाह जफर को दिल्ली का सम्राट घोषित किया। इस बात को याद रखना है कि बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह जफर को दिल्ली पर क्या किया? उन्होंने दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। दिल्ली का सम्राट घोषित किया। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार हुआ और बहादुर शाह जफर, याद रखिए दिल्ली का सम्राट यानी वो हिंदुस्तान के शासक थे। तो सिपाहियों ने क्या किया बच्चे कि बहादुर शाह जफर को ही दिल्ली का सम्राट घोषित किया। लेकिन यहां पर अंतर यह हुआ कि अंग्रेजों ने पंजाब से सेना मंगवाई और पंजाब से सेना मंगाकर अंग्रेजों ने सबसे पहले किस पर अधिकार कर लिया? दिल्ली पर फिर अधिकार किया। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई? मैं मिटा दूं इसे? ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक एक पॉइंट्स को हम बखूबी सीखेंगे। याद रखिए, पूरे तरीके से हमारे एक एक प्रश्न क्लास नोट से बनने चाहिए। स्पष्ट है? चलिए अब यहां सभी बच्चे केयर कीजिए कि अंग्रेजों ने पंजाब से सेना मंगवाकर दिल्ली पर क्या किया? अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने पंजाब से सेना, अंग्रेजों ने पंजाब से सेना बुलवाकर दिल्ली पर अधिकार किया। दिल्ली पर अधिकार किया। यहां पर आपको पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे अंग्रेजों ने कहां से सेना मंगवाया था? पंजाब से। और पंजाब से सेना मंगवाकर आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों ने दोबारा क्या किया? दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बच्चे एक लेफ्टिनेंट था हडसन, उसने बहादुर शाह जफर को धोखा दिया। स्पष्ट है? यहां सभी बच्चे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेफ्टिनेंट हडसन ने, लेफ्टिनेंट
लेफ्टिनेंट हडसन ने धोखे से जफर के दो पुत्रों, धोखे से जफर के दो पुत्रों एवं एक पोते को, स्पष्ट है बच्चे, यहां पर सभी लोग याद रखेंगे कि लेफ्टिनेंट हडसन ने धोखे से जफर के दो पुत्रों एवं एक पोते को गोली मरवा दी, गोली मरवा दी। देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बहादुर शाह जफर इस बात से तो दुखी हुए क्योंकि लेफ्टिनेंट हडसन ने क्या किया, धोखे से जफर के दो पुत्र और एक पोते को क्या करवा दी बच्चे, उसी समय गोली मरवा दी और जफर यहां से क्या हुए, कमजोर हो गए। पूरी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा ना, अब बच्चे हमने यहां पर देखा कि किस तरीके से दिल्ली पर अंग्रेजों ने क्या किया बच्चे, पंजाब से सेना बुलवाकर दिल्ली पर अधिकार किया और लेफ्टिनेंट हडसन ने धोखे से क्या किया कि जफर के दो पुत्र और पोते को क्या कर दिया, गोली मार दी और इस तरह विद्रोह को दबा दिया। तो याद रखेंगे कि हडसन और निकलसन ने बच्चे, क्लियर है, हडसन एवं निकलसन ने विद्रोह को दबा दिया, विद्रोह को दबा दिया। पूरी बात समझ में आ गई। तो इस बात को आप सभी बच्चे याद रखेंगे कि इसी हडसन ने क्या किया, फिर निकलसन के साथ बच्चे, क्लियर है, इन लोगों ने क्या किया कि दिल्ली पर विद्रोह को दबा दिया। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली में बच्चे जो विद्रोह क्या हुए, दिल्ली में दब गए। याद रखेंगे हडसन और दूसरे का क्या नाम था, निकलसन। तो हडसन और निकलसन ने दिल्ली में क्या किया, इस विद्रोह को पूरे तरीके से दबा दिया। यहां तक आपको समझ में आया। अच्छा, फिर याद रखिएगा बच्चे, विद्रोह की शुरुआत धीरे धीरे आगे भी हो गई थी और हम लखनऊ चलते हैं। याद रखिएगा कि लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत 4 जून 1857 को ही, क्लियर है। फिर यहां सभी बच्चे याद रखेंगे कि लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत, लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत, विद्रोह की शुरुआत 4 जून 1857 को हुई। ठीक है, याद रखना है। तो फिर बच्चे अब लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत कब हो रही है, तो लखनऊ में जो विद्रोह की शुरुआत हुई 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई, वो बच्चे हुई कब, तो 4 जून 1857 को। स्पष्ट है। अच्छा, यहां के विद्रोही सैनिकों ने क्या किया, ब्रिटिश रेजिडेंसी को घेर लिया था और ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इस बात को याद रखिएगा कि ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई थी। ब्रिटिश रेजिडेंट जो लखनऊ में थे बच्चे, क्लियर है, ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई थी, हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई थी। तो याद रखेंगे कि जब 1857 का विद्रोह लखनऊ में फैला तो जो विद्रोही सैनिक थे उन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंट को भी घेर लिया था और ब्रिटिश रेजिडेंट जो था उसका क्या नाम था, हेनरी लॉरेंस। तो ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो बच्चे हैवलॉक आउट्रम ने लखनऊ में विद्रोह को दबाने का प्रयत्न किया था। फिर याद रखेंगे कि हैवलॉक आउट्रम, क्या नाम था बच्चे, हैवलॉक आउट्रम ने, हैवलॉक आउट्रम ने विद्रोह को दबाने का प्रयास किया, विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। क्लियर है। इस बात को पूरा सभी बच्चे याद रखिएगा कि लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत जब हुई, क्लियर है, और ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हुई, हैवलॉक आउट्रम ने विद्रोह को दबाने का पूरा क्या किया था बच्चे, इसने प्रयास किया था। तो आप भूलेंगे नहीं कि विद्रोह को दबाने का प्रयास किसने किया था, तो प्रयास करने वाला कौन था बच्चे, हैवलॉक आउट्रम था। लेकिन कॉलिन कैम्पबेल ने, याद रखिएगा कि कॉलिन कैम्पबेल ने, क्लियर है, चलिए, और बच्चे कॉलिन कैम्पबेल ने गोरखा रेजिमेंट, याद रखना है, गोरखा रेजिमेंट की सहायता से क्या किया, लखनऊ में विद्रोह को दबा दिया था। क्लियर है सभी बच्चों। चलिए पहले मैं इसे मिटा दूं फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमने देखा कि किस तरीके से उसने प्रयत्न तो किया था, लेकिन उसके बाद बच्चे मैं फिर से आपको बता देता हूं, व्यक्ति जो यहां पर क्लियर कीजिएगा कि किस तरीके से